हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। और दोस्तों हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हम डी ब्लॉक के गुण पढ़ रहे थे और मैंने आपको दोस्तों 2 गुण पढ़ाए थे। पहला गुण पढ़ाया था मैंने आपको धात्विक गुण और दूसरा गुण पढ़ाया था परमाणविक आकार व परमाणविक त्रिज्या। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गुण नंबर 3, तीसरा गुण पढ़ते हैं। और हम तीसरे गुण में पढ़ते हैं आयनन ऊर्जा। बात डी ब्लॉक के बारे में चल रही है, हम आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। बात को ढंग से समझना। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं दोस्तों, इनकी आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। पहले ये बात है कि सब आयनन ऊर्जा क्या होती है। कोई परमाणु है, जैसे ये परमाणु का नाभिक और ये परमाणु की कक्षाएं। ये परमाणु बन गया, तो परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें परमाणु को देनी पड़ेगी वह ऊर्जा कहलाएगी आयनन ऊर्जा। तो हमें क्या करना है, आयनन ऊर्जा क्या है समझ लो ढंग से। कोई विलगित परमाणु है, विलगित मतलब स्वतंत्र। एक होता है बंधित परमाणु, ऐसा परमाणु जो किसी अन्य परमाणु से बंध बनाए हुए हो, और एक होता है विलगित परमाणु, स्वतंत्र परमाणु, मतलब ऐसा परमाणु जो किसी अन्य परमाणु से बंध बनाए हुए नहीं हो। तो हमें एक विलगित परमाणु लेना है, उसकी बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो ऊर्जा कहलाएगी आयनन ऊर्जा। तो हम बात को यहीं से स्टार्ट करते हैं। किसी विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा से किसी विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी। इसी विलगित परमाणु की बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा, ठीक है। अब हम 3D संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, यही है ना 3D संक्रमण श्रेणी। चौथे आवर्त के डी ब्लॉक के तत्व वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। एक बार बताओ, आकार का क्रम बताया था लास्ट वीडियो में। स्कैंडियम से आयरन तक आकार में क्रमशः कमी आती है। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकेल के आकार, परमाणु के आकार लगभग बराबर होते हैं, और अंत में निकेल से लेकर के जिंक तक आकार में वृद्धि होती है। अब मैं एक बात पूछूं आपसे, इसके 3D संक्रमण श्रेणी में मोटे तौर पर आंसर देना। 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या आती है, परमाणविक आकार में क्या होता है, वृद्धि या कमी, 2 ही ऑप्शन है। तो आप कहोगे कमी होती है। क्यों? क्योंकि देखो आयरन तक तो आकार घट रहा है, इनका लगभग बराबर है, तो एक तरह से आकार घटी तो रहा है निकेल तक, 2 ही तत्व तो बचते हैं लास्ट में। तो हम कह सकते हैं कि 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार में, मोटे तौर पर देख रहे हैं हम, परमाणविक आकार में कमी आ रही है। अब मैं पूछता हूं प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, सही है। पर
यहां तक निकल तक प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी है। देखो आयरन तक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान परिरक्षण प्रभाव से ज्यादा ही होता है, लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ लगभग बराबर होता है। तो कुल मिलाकर के 3D संक्रमण श्रेणी में निकल तक दादागिरी किसकी चल रही है? प्रभावी नाभिकीय आवेश की। तो हम उसी की बात कर रहे हैं और वो क्रमशः बढ़ रहा है? आयरन ऊर्जा इन दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब ये दोनों घट रहे हैं, सॉरी, परमाणविक आकार घट रहा है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। सोच लो ढंग से। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? आकर्षण का बल, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल। और जब आप बाएं से दाएं जा रहे हो, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, तो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे आयन ऊर्जा कहते हैं, उसमें वृद्धि तो होगी। जब आकर्षण का बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आयन ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है। और परमाणविक आकार घट रहा है, आकार जैसे जैसे छोटा होता चला जाएगा। आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का नाभिक के पास आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 3D संक्रमण श्रेणी में, बड़े ध्यान से समझना मेरे शब्दों को, 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर पर 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार घटने, परमाणु आकार घट रहा है, वह प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयन ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्लियर समझ लेना, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्लियर? अब और बात सुनो। तो कोई आपसे पूछ ले 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहोगे आयन ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका कारण दोगे, 3D संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणविक आकार घटता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, आकर्षण का बल बढ़ता है, इसलिए आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। क्लियर? अगली बात सुनो, हम बात करते हैं 3D संक्रमण श्रेणी को दोबारा देखो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन है को नी क्यों जलाती। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, ऑर्गन है, परमाणु क्रमांक 21 है, 3D1 4s2 18 19 और 2 21। अब तो याद हो गए होंगे, 3D2 4s2, इसका आएगा 3D3 4s2, इसका आएगा 3D5 4s1। क्रोमियम है, ध्यान करो, इसकी बाह्यतम कक्षा के s कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका आएगा 3D5 4s2, इसका 3D5 3D6 4s2, इसका 3D7 4s2, इसका 3D8 4s2, इसका 3D10 4s1 कॉपर, बाह्यतम कक्षा के s में एक इलेक्ट्रॉन, और इसका 3D10 4s2। कई बार बात बता दी है। तो ये इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं। एक बात देखो, जो मैं बात करता हूं क्रोमियम की और कॉपर की, इनकी द्वितीयक आयन ऊर्जा, द्वितीय आयन ऊर्जा समझ गए? जैसे एक परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आयन ऊर्जा होगी फर्स्ट, ये बन गया N+। अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी वो होगी आयन ऊर्जा सेकेंड।
ऐसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले तो आयन ऊर्जा थर्ड। मतलब एक परमाणु से आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला आयतन कक्षा से, तो हमें जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी वो तो होगी आयन ऊर्जा फर्स्ट। मेरे में धनायन से फिर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयन ऊर्जा सेकंड। अब इससे फिर इलेक्ट्रॉन निकालते तो ऊर्जा कौन सी देनी पड़ती, आयन ऊर्जा थर्ड। तो अब मेरी यही बात सुनो, क्रोमियम और कॉपर है, इनकी आयनन ऊर्जा सेकंड जो होगी वो उच्च होगी। क्यों? क्योंकि इनमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आयन ऊर्जा फर्स्ट से, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्रोमियम में बचेगा 3d5 और इसमें क्या बचेगा, कॉपर में 3d10। तो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d5 या 3d10 से निकलेगा, मतलब अर्धपूरित d5 या d10 उपकोष से निकलेगा जो अधिक स्थायी होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, किस किस में, क्रोमियम और कॉपर में। क्यों? क्योंकि इनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो अर्धपूरित d5 या पूर्ण पूरित d10 विन्यास से निकलता है, d10 उपकोष से निकलता है जो अधिक स्थायी होता है। सही है, तो हम यही बात लिख सकते हैं। और एक बात और समझाता हूं, फिर तो साहब Mn और जिंक की तृतीयक आयन ऊर्जा उच्च होगी। समझ गए क्यों? क्योंकि Mn में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो तो निकलेंगे 4s से, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर इसमें 3d5 से, तो Mn और जिंक की कौन सी आयन ऊर्जा उच्च होगी, तृतीय आयन ऊर्जा। सही है, तो ये 2 बात लिखी मैंने। क्या बोली? क्रोमियम और कॉपर की द्वितीयक आयन ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इनमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित या पूर्ण पूरित d5 व d10 विन्यास से निकलता है? और Mn और जिंक की तृतीयक आयन ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इनसे तीसरा इलेक्ट्रॉन अर्धपूरित या पूर्ण पूरित d5 व d10 विन्यास से निकलता है, और ये विन्यास जो होते हैं d5 और d10 ये अधिक क्या होते हैं, स्थायी। सही है, तो हम 2 बात स्टार लगा के लिख सकते हैं। बात को समझ लो, बात को ढंग से क्लियर कर लो। हम लिख सकते हैं क्रोमियम व कॉपर की द्वितीय आयन ऊर्जा उच्च होती है द्वितीय आयन ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इनमें दूसरा इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी d5 व d10 विन्यास से निकलता है। क्रोमियम में तो d5 से और कॉपर में कहां से निकलेगा, d10 से, जो अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लिख सकते हैं Mn और जिंक के लिए, Mn व जिंक की तृतीय आयन ऊर्जा उच्च होती है ठीक है, तृतीय आयन ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इनमें तीसरा इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी लिखना चाहिए मुझे, स्थायी है ना, अधिक स्थायी d5 व d10 विन्यास से निकलता है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा तीसरा गुण आयनन ऊर्जा, बहुत सरल, कुछ कठिन बात नहीं है इसमें। तो ये आपके इजीली समझ में आ गया होगा, तो इसको फटाफट नोट करें, फिर हम अगला नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं। नोट करो इसे। कर लिए नोट। अब हम नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं नंबर 4। वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो फटाफट।
हाँ, तो अब हम नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्वों का। नंबर 4 इंपॉर्टेंट, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। पहली बात है इसका मतलब क्या होता है। परिवर्तनशील का मतलब होता है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है। एक से अधिक मतलब कई सारी ऑक्सीकरण अवस्था। मैंने कहा कोई तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, तो इसका मतलब वो क्या दर्शाता है, इसका मतलब वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसको ढंग से समझना, बहुत ही बारीकी से समझना। ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित की जाती है, परमाणु के द्वारा। यदि कोई परमाणु, जैसे M परमाणु है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये बनाएगा M+2 आयन। तो ये परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कर रहा है। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो आयन बनाता है, और आयन पर आवेश होता है, और ये आवेश ऑक्सीकरण अवस्था है। तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने पर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अगर ये परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का एक कारण तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का त्याग। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और दूसरा कारण हो सकता है, यदि कोई परमाणु, जैसे मान लो ये परमाणु क्लोरीन के साथ, 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ बंध बना ले, सहसंयोजक बंध बना ले, सहसंयोजक बंध बना ले, तो अब इस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था अब भी +2 होगी, क्योंकि दोनों हेलोजनों की -1 होगी। यहां पर इस परमाणु ने इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं किया है, यहां पर इसने साझा किया है 2 क्लोरीन परमाणुओं के साथ। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सहसंयोजक बंध बनता है वो साझे से बनता है? मतलब जब कोई परमाणु साझा करता है तब भी वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। MCl2 में दोनों सीलों की -1, इसकी +2 होगी। तो परमाणु एक तरह से ऑक्सीकरण अवस्था कब दर्शाता है, यदि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे या वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करे, तो वो परमाणु ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था किसी परमाणु द्वारा कब प्रदर्शित की जाती है, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उस स्थिति में तो ये आयनिक बंध बनाएगा। समझ गए मेरी बात? क्योंकि ये त्याग करेगा तो धनायन बनाएगा तो उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो कोई धातु का परमाणु है, तो डी ब्लॉक में सभी धातु हैं, धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर क्या दर्शाती है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। इसमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, और इसमें भी कितनी है, +2। क्लियर? अब एक बात सुनो, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में, डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त, ढंग से सुनना, तो आपको पहले तो मेरी बात है बहुत तसल्ली से समझो, जब तो यहां तक क्लियर हो तभी आगे बताऊंगा मैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है धातु का या वो परमाणु साझा करता है तो वो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्लियर? अब अगली बात सुनो, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, क्लियर? अच्छा, उनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में, ये कोई डी ब्लॉक का तत्व है, उसका परमाणु है, इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जैसे मैंने कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक बिट कुछ भी लिखा, मैंने डी ब्लॉक का तत्व लिखा जैसे 3d3 4s2 ऑर्गन, ये है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ये इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है और इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी त्याग सकता है, साझे भी ये 5 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में बाह्यतम कक्षा के S उपकोष के इलेक्ट्रॉन
और उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो इनके कारण ही, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही यह ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। सही है। अच्छा, जो एस या पी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही साझे या त्याग में भाग लेते हैं। तो वे तो दर्शाते हैं कम ऑक्सीकरण अवस्थाएं, एक या दो, और ये दर्शाते हैं कई सारी। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कक्षा के एस के अतिरिक्त अंदर के डी के इलेक्ट्रॉन भी तो त्याग और साझे में भाग ले रहे हैं। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो +2, एक इसमें से त्यागा तो +3 भी, एक इसमें से और त्यागा +4 भी, ये +5 भी दर्शा सकता है। अगर ये एस ब्लॉक का तत्व होता मान लो, तो केवल बाह्यतम कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉन को ही त्यागता, तो उस समय ये केवल +2 ही शो करता, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शा पाता। तो डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग में साझे में बाह्यतम कक्षा के एस के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं, इसलिए ये कई सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। जबकि एस और पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है। एस और पी ब्लॉक के तत्व केवल बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं, अंदर की कक्षा के नहीं, तो वो कई सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो एक बहुत ही शानदार बात आपके दिमाग में बैठी हो तो मैं इसको लिख सकता हूं। हम लिख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हाँ, कोई फोन आ गया था, देखो। डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील, समझ गए? परिवर्तनशील का मतलब कई सारे, परिवर्तनशील एक से अधिक, है ना, बदलती हुई परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एक बात को ढंग से देख लेना, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण, क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग में साझे में इलेक्ट्रॉनों, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो उसका कारण है क्योंकि इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों के त्याग व साझे में, सही है, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त उपांतीय कक्षा के उपांत, समझ गए, बाहर से अंदर वाली, उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो बाह्यतम कक्षा के एस कतरे तो अंदर की कक्षा के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहे हैं ना त्याग और साझे में, इसलिए कई सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब मेरे एक एक शब्दों को सुनना है ना। देखो इधर ब्लैक बोर्ड में मैं कुछ समझाता हूं, ढंग से समझना। ये 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ढंग से देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये 3D संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, इनकी हम बात करने वाले हैं। देखो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता ही आपको, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अभी कई बार देख चुके हैं, 3D1 4s2 होता है। इसका क्या होता है 3D2 4s2, इसका 3D3 4s2, क्रोमियम का पता ही होगा 3D5 4s1, मैग्नीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, कोबाल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं 3D7 4s2, निकेल 3D8 4s2, कॉपर 3D10 4s1, आगे ऑर्गन है, और ये है 3D10 4s2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो इन दो तत्वों की बात कर लेता हूं, क्रोमियम की और कॉपर की। ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, जबकि अन्य क्या करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन इनके बंध बनाते हैं। ये +1 शो नहीं करते, क्योंकि क्रोमियम के पास और कॉपर के पास बाह्यतम कक्षा के s कोश में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बंध बना सकता है या ये त्याग सकते हैं, तो ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। जबकि अन्य तत्व है इनकी बाह्यतम कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे या 2 का साझा करेंगे, 1 का नहीं। तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था केवल क्रोमियम और कॉपर में, बाकी अन्य तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। सभी तत्व +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें भी ट्विस्ट है, स्कैंडियम के बारे में समझ लेना हर चीज को। स्कैंडियम +2 नहीं दर्शाता, जैसे स्कैंडियम ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्कैंडियम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, और मान लो 50 जूल आयन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो जितनी ऊर्जा से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी ऊर्जा से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। क्यों? क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर ये उत्कृष्ट गैस ऑर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो फिर स्कैंडियम भी +2 शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, समझ गए ना? क्योंकि जितनी ऊर्जा से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतनी ऊर्जा में ये, मतलब मान लो मैंने 50 जूल ऊर्जा से इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन उसको सामने वाले को पॉकेट में दे देगा, इसको भी ले जा, कम से कम मैं अधिक स्थायी तो हो जाऊंगा। तो ये +2 ना शो करके कितना दर्शाता है +3। तो कोई पूछे स्कैंडियम +3 क्यों दर्शाता है, तो हम कारण दे देंगे, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट गैस ऑर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। +2। अब मैं पूछूं कि 3D संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, तो आप कहोगे क्रोमियम व कॉपर। और मैंने कहा कौन सा तत्व ऐसा है 3D संक्रमण श्रेणी में जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करता है, तो आप कहोगे स्कैंडियम। कारण कि जितनी ऊर्जा से स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, उतनी ऊर्जा में स्कैंडियम तीसरा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर उत्कृष्ट गैस ऑर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, बाकी +3 तो सभी शो कर सकते हैं, 2 और 1 3 है, ये +3 शो कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से, एक इसका एगुमेंट इलेक्ट्रॉन है। +3 ये भी कर सकता है, 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 +3 ये भी कर सकता है। ये दोनों +3 शो नहीं करेंगे। क्यों? देखो कॉपर +2 शो कर लेता है, क्योंकि कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया था, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये उत्सर्जित कर सकता है, वो अस्थायी इलेक्ट्रॉन है। पर तीसरा इलेक्ट्रॉन ये उत्सर्जित नहीं करेगा, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा था ना, वो यहीं से तो यहां भगा था, उस इलेक्ट्रॉन को तो ये त्याग सकता है, +3 नहीं करेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां है तीसरा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, 3D10 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई। बाह्यतम कक्षा के s उपकोष इलेक्ट्रॉन उपांत कक्षा के d के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन त्याग में साझे में भाग लेते हैं। इसके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आने के लिए? इसके पास दिखने में तो ये की दिख रहा है, पर एक इलेक्ट्रॉन और है जो यहां का यहां गया था, उस इलेक्ट्रॉन को भी ये त्याग सकता है, पर फिर नहीं। तो ये कॉपर +2 तक ही शो कर लेता है।
+2 तक ही शो करता है और नहीं करता। अच्छा, बाकी अब इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आगे अपन बढ़ जाते हैं। ये देखो 3, ये +4 तक शो कर सकता है, ये +5 तक शो कर सकता है, +4 भी +5 भी। ये 1 और 5 6 तक शो कर सकता है, +5 भी, 4 भी, +5 भी और +6। मैग्नीज 2 तो ये और 5 इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, पांचों की पांचों अयुग्मित है, अकेले हैं कक्षक में। तो +2 3 +4 +5 +6 और +7 तक शो कर सकता है ये। सही है। अच्छा, ये हाईएस्ट कितनी शो कर सकता है? लड़का सोच के कह रहा है कि हाईएस्ट आ गई तो +6 तक, लड़का कह रहा है 1 +8 तक। अरे भाईतम कक्षा के एस के 2 इलेक्ट्रॉन और उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जब इस डी में आप 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 ही तो बचेंगे। तो ये 2 और 4 +6 तक ही शो कर सकता है ये, मतलब इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो +6 तक ही हो सकती है। कोबाल्ट +5 तक, समझ ही होंगे। 2 तो इसके और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब आप 7 भरोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 ही तो आएंगे, नहीं है। निकेल 2 तो इसके और 8 भरोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो समझ गए होंगे +4 तक शो कर सकता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, मेन काम की बात इसमें जो आ रही है उनको याद रखें, फालतू का कचरा नहीं। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भाई 3D संक्रमण श्रेणी में ऐसे कौन से 2 तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो हम कहेंगे स्कैंडियम और जिंक। परिवर्तनशील मतलब एक से अधिक, ये केवल एक ही तो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहे हैं, स्कैंडियम केवल +3 और जिंक +2। तो एक क्वेश्चन तो ये बना कि 3D संक्रमण श्रेणी में कौन से ऐसे तत्व हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं करते हैं? तो हम कहेंगे स्कैंडियम और जिंक। कारण स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अधिक स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेता है। सही है। दूसरी बात, 3D संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व शो करता है? तो हम कहेंगे मैंगनीज, और कितनी? +7। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। नेक्स्ट बात, 3D संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा दर्शाता है? मैंगनीज। सबसे अधिक तो ये दर्शा रहा है 1 2 3 4 5 6, सबसे अधिक भी Mn और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था भी Mn। सही है, क्लियर। अच्छा, एक बात और, इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे निकाल सकते हैं, भाइतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांत कक्षा के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दें तो किसी भी तत्व की हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा Fe की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो भाइतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांत कक्षा के डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 4 और 2 6। तो किसी भी डी ब्लॉक के तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था भाइतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन व उपांत कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का योग होती है। मैंने 3 बात कही, पहली बात यहीं से स्टार्ट करता हूं। किसी डी ब्लॉक के तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था भाइतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन व उपांत कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का योग होती है। दूसरी बात कही, 3D संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम व जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि स्कैंडियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके उत्कृष्ट गैस ऑर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है, अतः स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके अधिक स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेता है, अतः स्कैंडियम केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं स्कैंडियम और जिंक। तीसरी बात कही मैंने, डी ब्लॉक की जो 3D संक्रमण श्रेणी है इसमें उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन शो करता है? मैंगनीज। और सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी कौन दर्शाता है? मैंगनीज। ठीक है, तो इन बातों को हम लिखेंगे, पर उससे पहले जो ये ब्लैक बोर्ड पर नोट है इसको कंप्लीट नोट करो, फिर हम बात करते हैं आगे। फटाफट नोट करो इसको, वीडियो को पॉज करो, नोट करो।
हाँ, अब दोस्तों आगे देखते हैं हम, है ना। अब इन बातों को लिखते हैं जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है। देखो इधर सामने, मैं इन्हें लिखे छोड़ रहा हूं समझने के लिए आपके, और देखो आगे हम बात यहीं से स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व की, डी ब्लॉक के तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम मतलब समझ गए होंगे सबसे बड़ी, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम अभी समझा कहता हूं मैं, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन व उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों, उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का योग होती है। सही है। तो किसी भी आपको डी ब्लॉक के तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन और उपांत्य कक्षा के डी उपकोष के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का योग कर दीजिए। ठीक है। फिर मैंने अगली लाइन क्या बोली, स्कैंडियम और जिंक के बारे में। स्कैंडियम व जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। बात केवल 3D संक्रमण श्रेणी की ही करनी है हमें। स्कैंडियम व जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। आगे लिख सकते हैं हम, स्कैंडियम केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है वो, +3 प्रदर्शित करता है। केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, +3 प्रदर्शित करता है, क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या साझा कर, त्याग कर लिख देते हैं, केवल त्याग कर उत्कृष्ट गैस कौन सी, ऑर्गन जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो एक ही ऑक्सीजन अवस्था +3 दर्शाता है। ठीक है। ऐसे ही हम जिंक के बारे में लिख सकते हैं। जिंक केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था, तो देख लो हर लाइन में क्वेश्चन है। ऑक्सीकरण अवस्था एक ही ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी, +2 प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर
अधिक स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेता है मतलब डी में केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं और कुछ नहीं। अब इलेक्ट्रॉन डी से निकलेगा, वो निकालेगा नहीं, अधिक स्थायी D10 विन्यास प्राप्त कर लेता है। यहां तक क्लियर? अच्छा, और बात कही मैंने, अब सुनो मेरी बात। डी ब्लॉक के तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी? +7, आपके कॉपी में नोट है। क्रोमियम की +6। तो डी ब्लॉक के तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ ही शो करते हैं। यहां इसमें क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था +6 होगी क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 की -6, तो क्रोमियम की +6। तो क्रोमियम मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व है अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, अपनी सबसे बड़ी ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही शो करते हैं, क्योंकि एक तो इनका छोटा आकार है, इसलिए ये अधिक संख्या में भी आसानी से जुड़ सकते हैं, बंध बना सकते हैं। अरे यार मान लो क्रोमियम से बड़े बड़े परमाणु जुड़े तो कम जुड़ेंगे। तो एक तो इनका छोटा आकार है और ऊपर से उच्च विद्युत ऋणता है। उच्च विद्युत ऋणता होने की वजह से ये इससे आसानी से 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करवा सकते हैं, खींच सकते हैं जबरदस्ती से। तो अपन याद रखेंगे ये बात भी कि डी ब्लॉक के तत्व, पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किनके साथ शो करते हैं? तो हम कहेंगे फ्लोरीन व ऑक्सीजन के साथ। क्यों करते हैं? तो इसका कारण देंगे क्योंकि इनका छोटा आकार होता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, और साथ में ये उच्च विद्युत ऋणी होते हैं। तो हम कह सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था केवल फ्लोरीन व ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण है इनका फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, जिसका कारण है इनका छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता। ठीक है, तो ये बात भी याद रखें। नेक्स्ट बात क्लियर? अगली बात सुनो, ढंग से सुनना। एक से एक शानदार बात आ रही है, एक से एक लाइन आ रही है जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। अगली बात मेरी ढंग से सुनना। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके ऑक्साइड समझ गए? जैसे मैंने लिखा CrO, ये ऑक्साइड है क्रोमियम का। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ निर्मित यौगिक। डी ब्लॉक की जो तत्व हैं इनके ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में तो होते हैं क्षारीय, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी, मतलब दोनों ही गुण शो करते हैं, और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं ये अम्लीय। ये भी याद रखना है आपको। डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड, डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड, एक लाइन इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्वों के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय, क्षारीय प्रकृति के होंगे वो। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी, मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में मतलब बीच की ऑक्सीकरण अवस्था है, ना तो कम ना ज्यादा। मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में उभयधर्मी व
उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अम्लीय होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, मैंने लिखा CrO, CrO2 और CrO3, इनसे समझ लेना। इसमें Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी, CrO है, O की -2 तो Cr की +2। इसमें Cr की +4 आएगी, निकाल सकते हो ना इसकी x मान करके, तो ऑक्सीजन की -2 होती है तो दोनों की -4, Cr की +4 और इसकी +है। ये Cr की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है। और Cr की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर अगर डी ब्लॉक की धातु है, डी ब्लॉक का तत्व है, उसका उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्साइड कैसा होगा? क्षारीय होगा। और मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में कैसा होगा? अवैधर्मी होगा। समझिए। ऐसे ही MnO, मैंने लिखा MnO2 और MnO3, समझ गए होंगे यार। MnO क्षारीय, MnO2 अवैधर्मी और MnO3 अम्लीय। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होने पर तो ऑक्साइड अम्लीय और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था होने पर ऑक्साइड क्षारीय और बीच की सी ऑक्सीकरण अवस्था हो तो अवैधर्मी। ठीक है, तो इसको पूरे को नोट करना है। बहुत हार्ड लेवल का बढ़िया टॉपिक, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आने के पूरे चांस होंगे। ढंग से हर चीज को समझ करके नोट करें। फटाफट नोट करो, इसे पॉज करो वीडियो को। चलिए नोट। अब मेरी बात आगे सुनो। एक बात और इसमें रह गई है, उसको और सुन लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट गुण जब याद करेंगे तो उससे पहले एक बात और लास्ट में, सुनो मेरी बात, अब ध्यान सामने देना। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके कार्बोनिल यौगिक, समझ लो हर चीज को। डी ब्लॉक के तत्वों के कार्बोनिल यौगिक डी ब्लॉक के तत्वों के कार्बोनिल यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इनकी मतलब डी ब्लॉक के तत्वों की, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। ये भी याद रखें, काम की बात है ये। इसको समझाता हूं आपको। मैंने क्या कहा? डी ब्लॉक के तत्वों के कार्बोनिल यौगिकों में डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। जैसे मैंने लिखा, तुम्हें ध्यान करो, निकेल की मांड विधि में ये यौगिक बनता था। ध्यान आ रहा है? टेट्रा कार्बोनिल निकेल है, ये संकुल यौगिक बनता था वहां पर। निकेल की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के गैस से कराते थे अपन जब ये बनता था। तो ये है निकेल का कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। निकेल का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यौगिक है ये। तो डी ब्लॉक का कोई भी तत्व है, उसका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ जो यौगिक होंगे उन्हें बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक। इनमें ध्यान रखना कि जो डी ब्लॉक का तत्व है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है। ये उदासीन होता है, उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब इस पर कोई, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, 4 अंक की 0, तो इसकी भी 0 आएगी, तभी तो कुल आवेश 0 आएगा। अरे ऐसे निकालोगे, निकेल की X, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन अणु है, 0 बराबर 0, तो X बराबर 0 तो आएगी। तो कार्बन यौगिकों में सिंपल याद रखें,
डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो कोई पूछे किसी यौगिक में क्या डी ब्लॉक के तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था 0 भी हो सकती है? हाँ, कार्बोनिल यौगिकों में हो सकती है। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो। फिर हम नेक्स्ट गुण की बात करेंगे, चुंबकीय गुण। ठीक है, तो अब हम चुंबकीय गुणों की बात करेंगे। आज आपका टेस्ट, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं या जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं वहां हमसे पढ़ते हैं, तो उनका आज टेस्ट लेवा होगा। ठीक है, टेस्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। आपकी कंप्लीट तैयारी हुई या नहीं हुई उसकी भी जानकारी दें। क्या समस्या रही, क्या आप कवर कर पाए या नहीं कर पाए, मतलब आपकी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हमें पता लगे कि आपकी क्या समस्या है। अगर आपका टेस्ट बेहतर गया है तो उसको भी हमें डालें। ठीक है, तो कल आपका 7 बजे से टेस्ट स्टार्ट है, 7 बजे से वीडियो तो डालेंगे, पर पीछे देख लेना और हमें आपकी टेस्ट की स्थिति बताना। और जो हमसे दूर दूर के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट भी हमसे बोल दिया करो कमेंट बॉक्स में, उनके लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने टेस्ट की परफॉर्मेंस बताना, किस तरह का आपका टेस्ट गया है। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और कमेंट करना तो मत भूलिए। ठीक है ना, और आपके 5th और 6th चैप्टर का टेस्ट दिया है, इस चैप्टर का टेस्ट नहीं है, तो इसको जल्दी तैयार कर लो। इसका भी टेस्ट फिर अगले बार होगा आपका। फटाफट इसको संग की संग तैयार कर लेना और नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी रहना। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं स्टार्ट करता हूँ काफी बड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप टेस्ट से थक हार के आए होंगे, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं झेल पाओगे। देख लेना इसे।